गाइज, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल साइंस है। और आज के क्लास में हम देखेंगे अध्याय 2, जिसका नाम होगा संविधान का निर्माण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट बनाया जा रहा है वो पॉइंट बनाया जा रहा है कि संविधान सभा की मांग, ठीक है ना। तो इसी को हम शुरू करते हैं। जो बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। रॉय थे, मतलब रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, एक प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। 1939 में एक प्रस्ताव पारित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस विचार का समर्थन किया गया तथा इसे दोहराया गया। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिसमें कौन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। अतः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। अगला जो पॉइंट है वह है संविधान सभा का गठन। तो बोला जा रहा है कि कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। अब इसमें योजना की विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत और 93 सीट देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीट में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। अब प्रत्येक आयुक्त से एक सदस्य लेना था। अब देखिए, प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों, चाहे वह छोटा राज्य, मतलब छोटे राज्य के मामले में राज्यों का समूह की बात हो रही है, तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक प्रांत एवं देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। आगे तीसरा प्रावधान बोला जा रहा है कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। यह 3 समुदाय थे: मुस्लिम, सिख तथा सामान्य। आगे बोला जा रहा है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई तथा आंशिक रूप से नामांकित निकाय थे। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिसकी चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। ठीक है ना। आगे बोला गया है
कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ और ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीट, ठीक है, 296 सीट था। इसमें आगे बोला जा रहा है कि इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया। क्योंकि संविधान सभा का चुनाव, एक मिनट थोड़ा रुकिए, आगे बोला जा रहा है कि चूंकि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, फिर भी इसमें प्रत्येक समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दे तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। संविधान सभा में सीटों का आवंटन संविधान सभा के चुनाव के परिणाम तथा संविधान सभा के समुदायवार प्रतिनिधित्व तथा संविधान सभा के महिला सदस्यों का उल्लेख आगे की तालिका में आपको मिलेगी। अब है संविधान सभा की कार्य प्रणाली। बोला जा रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का क्या किया ना, बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सभापति चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी सभापति अर्थात अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह 15 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी सभा का उपाध्यक्ष चुने गए। बाद में सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया। तद अनुसार 16 जुलाई 1947 को वी.टी. कृष्णामाचारी को सभा का दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया, क्या क्या कहा गया कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। युक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वह चाहे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित होगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी उन राज्यों को प्राप्त होगी। आगे बोला जा रहा है 4 नंबर की संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार उनके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार तथा अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुविधा प्रदान की जाएगी और संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र तथा वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नियमित योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को
22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान सभा के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। अब देखिए, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। तो इस पॉइंट में देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्सों के मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। क्या क्या किए? पहली, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। उनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना तथा दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे तथा जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जे.बी. मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूप में काम करती रही और इस समय तक संविधान निर्माण के कार्य पूरा हो चुका था। आगे बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए और पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंधित वो थे। ठीक है ना, तो अलग हो गए और इसकी वजह से सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों के बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 तथा देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को तालिका 2.5 में प्रस्तुत की गई। अब देखिए अन्य कार्य। तो बोला जा रहा है कि संविधान के निर्माण तथा आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। पहला, उन्होंने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा, अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च आया। 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। संविधान सभा के सदस्यों की पूरी सूची तालिका में दी गई है। तो देखिए तालिका आएगा तो वहाँ पर हम देखेंगे। अब चलते थोड़ा देखते हैं। बोला जा रहा है कि संविधान सभा ने
संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें 8 बड़ी समिति तथा अन्य छोटी थी। इन समितियों तथा उसके अध्यक्ष का नाम इस प्रकार है। तो देखिए, बड़ी समिति थी, पहला था संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल और प्रारूप समिति इसका कौन था? तो बी.आर. अम्बेडकर। आगे बोला जा रहा है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्न 5 उप समिति थी। पहला मौलिक अधिकार उप समिति जो जे.बी. कृपलानी के अधीन था। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति तो गोपीनाथ बारदुलाई, और छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम में सिंचित क्षेत्र के अलावा के लिए उप समिति तो ये थे ए.वी. ठक्कर। उसके बाद उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति एक थी, इसका कौन था? नहीं दिया गया। उसके बाद है प्रक्रिया नियम समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। छोटी समिति में बात करते हैं तो वित्त एवं कर्मचारी अर्थात स्टाफ समिति का राजेंद्र प्रसाद, और प्रत्यायक समिति इसके थे कौन? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब प्रत्यायक समिति को इंग्लिश में क्या लिखा गया है? क्रेडेंशियल समिति। अब देखिए सदन समिति का तो बी पटाभी सीतारमैया, और कार्य संचालन समिति का डॉक्टर के.एम. मुंशी। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति का जे.बी. मौलांकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति का तो एस. वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, मतलब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके बाद है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, इसके कौन थे? तो बी पटाभी सीतारमैया, और संविधान सभा के वित्त प्रावधानों संबंधी समिति के कौन थे? तो नलिनी रंजन सरकार, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब देखिए भाषाई प्रांत आयोग तो कौन थे? एस.के. धर थे, ठीक है ना, एस.के. धर। और प्रारूप संविधान के जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे। उसके बाद प्रेस दीर्घा समिति का उषा नाथ सेन, और नागरिकता पर तदर्थ समिति का एस. वरदाचारी थे, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब हम बात करेंगे परवर समिति के बारे में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिएगा कि संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। इसका गठन हुआ था यह 29 अगस्त 1947 को। यह वह समिति थी जिसने नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार है। तो कौन कौन 7 सदस्य थे? तो देख लीजिएगा। पहला थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे। उसके बाद एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन. माधव राय। इन्होंने बी.एल. मित्र का जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया। और 7वां है टी.टी. कृष्णामाचारी। इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। अब आगे बोला जा रहा है कि विभिन्न समितियों ने प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने तथा संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं तथा सुझाव के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने
दोबारा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया और इस दौरान उनकी कुल 141 बैठक हुए। अब देखिए संविधान का प्रभाव में आना। तो बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिसमें से वास्तव में 2,473 पर भी सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। इस पर अध्यक्ष एवं सदस्यों का हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान के प्रस्ताव में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है, जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया तथा स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना प्लस में 295 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू होने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत एवं प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ तथा अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता को भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अब देखिएगा संविधान का प्रवर्तन। तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी तथा परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े हुए प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण राजस्व दिवस मतलब पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के समय ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900 मतलब संविधान की शुरुआत के समय ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ द प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। अब देखिए कांग्रेस की विशेष समिति, तो क्या बोला जा रहा है कि जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी
ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। इसके सदस्य निम्नलिखित थे। तो नेहरू जी थे, आसफ अली थे, के.एम. मुंशी थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर थे, के.टी. सेठ थे और डी.आर. गाडगिल थे, हुमायूं कबीर थे और के. संतानम थे। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में सहयोजित या शामिल कर लिया गया। समिति की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक 20 से 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में और दूसरी जो बैठक हुई 15 अगस्त मतलब 15 से 17 अगस्त को बम्बई में। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्न तथा संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की गई। संविधान सभा में इन समितियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अमेरिकी संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखा है कि यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। क्या बोला गया है कि जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। संविधान के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम के तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों की शक्तियां आदि पर एक समान सुझाव निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र भी प्रारूपित किया। उद्देश्य संकल्प से बिल्कुल मिलता जुलता जो था। अब देखिए संविधान सभा की आलोचना। तो आलोचकों ने विभिन्न आधार पर संविधान सभा की आलोचना की है। ये आधार निम्नलिखित है। बोला गया है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। तो आलोचकों ने दलील दी है कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। दूसरा है कि संप्रभुता की अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हुआ है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। दूसरा है कि समय की बर्बादी। तो आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 6 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। अन्य संविधान निर्माताओं द्वारा लिया गया समय तालिका में दिया गया है। ठीक है। अब देखिए कांग्रेस का प्रभुत्व। तो आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। इस संदर्भ में अमेरिका के संविधान जो विशेषज्ञ है ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी किया है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। अगला है वकीलों तथा राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। तो यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों तथा नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान का आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण है। अब है हिंदुओं का प्रभुत्व। तो कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी किया है कि संविधान सभा ने भारत का केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। अब है आवश्यक तथ्य के बारे में। तो बोला जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक अर्थात मुहर के रूप में अपनाया गया। SBN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया।
इसके बाद है एस पढ़ दिए हैं, सर बी एन राव लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा एच.वी.आर. अयंगर को संविधान सभा के सचिव नियुक्त किया गया था और एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे और मुख्य संविधान एक प्रवाहमय अर्थात इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण एवं सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और विह्वल राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं विह्वल राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया है, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत तथा ज्यामितीय किया गया। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। इस प्रावधान के द्वारा संविधान सभा के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 क जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कराए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले शामिल किए जाएंगे। संविधान का प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा और इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। अब देखिए संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अब यहाँ पर जो सीट है इसको आप कवर कर लीजिएगा। सीट है किसको कितना सीट मिला है, उसके बाद ये सब हम नहीं कवर कराएंगे, ये सब आपको खुद से कवर करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए टिप्पणी में बोला जा रहा है कि कुल मिलाकर संविधान सभा में 15 महिला थी, ठीक है ना। तो मोटा मोटी चैप्टर यहाँ पर समाप्त ही होता है। किससे कहाँ था, कौन कहाँ था, ये हम नहीं कवर कराएंगे, आपको कवर करना पड़ेगा खुद से। तो चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गई, ठीक है ना। अगला चैप्टर जो आएगा उसको हम अगले क्लास में ला देंगे।